नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, घोला बाजार। आज हम सभी लोग मधु काकरिया जी द्वारा लिखे साना साना हाथ जोड़ नामक पाठ के अंतर्गत उन पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जहाँ के दृश्य काफ़ी मनोरम होते हैं। मैदानी भाग के लोग जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ के दृश्यों को देखने के बाद, वहाँ के सम्मोहक दृश्यों को देखने के बाद उनका मन उस तरफ काफ़ी आकर्षित होता है। लेकिन वहीं जो वहाँ के जो लोग हैं, जिनके दैनिक जो जीवन है काफ़ी चुनौतियों से या कठिनाइयों से भरा हुआ है, ऐसे दैनिक जीवन जो कठिनाइयों चुनौतियों से भरे हुए हैं, ऐसे जीवन के बारे में मधु काकरिया जी इस पाठ के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हिमालय के उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी होती है। बर्फों का एक चादर ओढ़े हुए हिमालय काफ़ी देखने में काफ़ी श्वेत साफ सुथरा दिखाई देता है। कृष्णा नदी भी जो गंगटोक से बहती हैं वह भी काफ़ी साफ सुथरे घाटियों वाला नदी दिखाई देती हैं, जिसमें बर्फबारी या बर्फ के पिघलने के बाद उस पानी का, उस नदी का स्रोत होता है। ऐसे स्थिति में तो कहीं कहीं हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी मनोरम दृश्य होते हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य होते हैं। उन सुंदरताओं के बीच में वो घाटियाँ, नदियाँ, पर्वत, पठार, जिंदा बर्फ इत्यादि ये सभी उसकी शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि कितना संघर्ष जीवन है, काफ़ी ठंड है, जीवन जीने के योग्य वहाँ की भूमि नहीं है, कृषि कार्य संभव नहीं है और इस तरह से पेड़ पौधे काफ़ी कम संख्या में हैं। दूर दूर तक चट्टानें हैं, पर्वत जैसा पहाड़ विशाल है, आने जाने के सही रास्ते नहीं हैं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। तो किस तरह से वो अपने आप को वहाँ व्यवस्थित करते हैं? तो प्रश्न ये उठता है कि इतनी समस्या है तो फिर वो लोग काहे यहाँ वहाँ काहे को रह रहे हैं? मधु काकरिया जी प्रश्न पूछते हैं सुनील नार्गे से कि आखिर में जितेंद्र नार्गे से कि आखिर में इतना जनजीवन अस्त व्यस्त है तो लोग वहाँ काहे को रहते हैं? तो जितेंद्र नार्गे कहते हैं कि जो मैदानी भागों की जो ज़मीनें होती हैं काफ़ी समतल होने के कारण, काफ़ी उपजाऊ होने के कारण, फसल योग्य होने के कारण वह उन पहाड़ी ज़मीनों से उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा कीमत होने के कारण वह पहाड़ी क्षेत्रों की ज़मीनों को बेचकर मैदानी भागों की ज़मीनों में वह शिफ्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कीमत होती है वहाँ की जो ज़मीनों के जो मूल्य होते हैं पहाड़ों क्षेत्रों की अपेक्षा कई 100 गुना ज़्यादा होते हैं। पहाड़ों की ज़मीन खरीदने वाला कोई नहीं है। और ऐसे स्थिति में दूसरी बात कहते हैं इन लोग इन घाटियों में, वादियों में रहते रहते इस तरह से इन घाटियों वादियों में रहने का अभ्यस्त हो गए हैं कि इन्हें इन ठंडियों को एक सामान्य ठंडी सी महसूस होती है। क्योंकि इनकी शरीर इसी परिवेश में ढल गई है। हम जब आते हैं तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा भयावह ठंडी है, जनजीवन सही से नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए यही जनजीवन काफ़ी बेहतर है। तो आइए देखा जाए तो इस तरह से वह आगे जब किसी व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जैसे जो मधु काकरिया हैं गेंगटोक का दौरा करते हैं, यमथांग का दौरा करते हैं, लुयांग का दौरा करते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा बर्फ नहीं मिलती है। तो जब कोई व्यक्ति बताता है कटाव चले जाइए, कटाव एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदा बर्फबारी होती है। सरकार के द्वारा उस पर अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाए गए हैं, फिर भी कटाव में जिंदा बर्फबारी होती है। कटाव का रास्ता काफ़ी पतला है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, धुंध है, जगह जगह चेतावनी रूपी बोर्ड लगे हुए हैं, आपके बच्चे आपका घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। उन बोर्डों के माध्यम से वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और इस तरह से हम यह देखते हैं कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं सब लोग मौन हो जाते हैं, जीप में कोई नहीं बोलता किसी से, क्योंकि इतना पतला रास्ता होता है। जैसे लगा कि रास्ता बनाने वाले ने
इंच टेप के माध्यम से जितनी चौड़ाई जीप की उतनी ही चौड़ाई का वह रास्ता बना दिया है। और इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और सब लोग मौन धारण किए हुए हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है कि सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सुरक्षित अपनी उद्देश्य में या मंजिल को पहुंच जाएंगे। रास्ता फिसलन वाला है और धुंध भी पड़ी हुई है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इस तरह से हम देखते हैं देखिए आइए करीब आधे रास्ते बाद धुंध थोड़ी हट गई, आधे रास्ता जब व्यतीत हो गया तब और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, नार्गे भी उत्साहित हो गया और कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। समझिए मैडम कि जो कटाव है वह हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। इस तरह से मेरी सहेली मरी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। मेरी सहेली जो मरी है वह स्विट्जरलैंड भी घूम आई थी। उसे तुरंत प्रतिवाद किया, तुरंत इस बात का खंडन किया, नहीं स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। वह कहीं स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है जितना ऊंचाई पर कटाव है और इतना सुंदर भी नहीं है। अर्थात मरी इस बात का जिक्र करती है कि जो कटाव है वह स्विट्जरलैंड से भी काफ़ी मनोरम है, काफ़ी सुरम्य है, अर्थात काफ़ी सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे, कटाव के करीब हम आ पहुँचे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे, क्योंकि दूर से ही बर्फों से ढके हुए पहाड़ हमें दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे, पास में जो हमारे पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे और आधे वह काले हरे दिख रहे थे, हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई, कहीं वह धूप में बह गई। ऐसा सफ़ेद दिखाई देता है जैसे लग रहा था किसी व्यक्ति ने इन पर्वतों के ऊपर क्या कर दिया है, पाउडर छिड़क दिया है। और कहीं कहीं नहीं बर्फों से ढके थे तो जैसे लगता था किसी ने छिड़कना यहाँ पर पाउडर क्या कर दिया है, भूल गया है। और इस तरह से वहाँ के दृश्य दिखाई देते थे। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, जो नार्गे है, नार्गे कौन है, मार्गदर्शक है, टूरिस्ट स्पॉट की जानकारी रखने वाला है। और इस तरह से उत्तेजित कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ, देखिए यहाँ पर एकदम ताज़ा ताज़ा बर्फबारी हो रही है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ, लग रहा है रात में यह बर्फ गिरी है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, हमें पूरी तरह से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ, साबुन की जो सी झांक होती है उसी तरह से सब ओर गिरी हुई बर्फ दिख रही थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल मैं जीप की खिड़की से मुंडी यानी सिर को निकालता था, निकाल दूर तक देख रही थी। दूर तक मैं देखने का प्रयास कर रहे थे। चांदी से चमकते पहाड़ और चांदी के समान चमकते हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे। एकाएक जितेंद्र ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने जवाब दिया, राम रोछो मतलब अच्छा है। ठीक, राम रोछो मतलब अच्छा है, अर्थात बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोले कहाँ से सीखी,
वह उछल पड़ा, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि नेपाली भाषा आप कहाँ से सीखी, कहाँ से अभी नेपाली भाषा जो बोली है वो आप कहाँ से सीखी हैं। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वह अभी नेपाल ही का रहने वाला था। इसलिए अपनी भाषा को सुनने के बाद वह गर्वित हो गया, अर्थात उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, उसका चेहरा इतराने लगा। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फबारी होने लगी, एकदम महीन मोती की तरह गिरने लगी। और तभी एकदम महीन मोती की तरह बर्फबारी का दृश्य वहाँ देखने को मिला, अर्थात गिरने लगे। तिमरो माया सैंधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। यह नेपाली भाषा चहु और बिखरी बर्फीली सुंदरता जितिन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। इस तरह से जितिन के मन भी उधर आकर्षित होने लगा था। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। अब प्रेम की झील में तैरते हुए वह झूम झूम कर गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर कर बर्फ पर कूदने लगे थे। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर गए थे और बर्फ पर हम लोग क्या करने लगे, कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ भी सर्वाधिक थी। घुटनों तक नरम बर्फ थी। ऊपर आसमान था और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। ऊपर जो है आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी लोग बर्फ पर लेटकर हम हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। और इस तरह से हम सभी लोग उस जिंदा बर्फबारी होने के बावजूद इतने हम लोग प्रसन्न थे, हम लोग उस पर कूद के नाचने लगे और वहाँ के सभी दृश्यों को हम अपने कैमरे में कैद करने लगे। अर्थात जिस चीज़ की हमें तलाश थी कि जिंदा बर्फबारी स्नोफॉल किस तरह से होती है, आज वो वास्तविक रूप से हमें देखने को मिल जाती है। और इस तरह से हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता के कारण हम लोग कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं और अपने भाव को प्रस्तुत करने लगते हैं। इस तरह से हम देखते हैं मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, मेरे पाँव भी झनझन करने लगे थे। मैं मन वृंदावन हो रहा था। मन में तरह तरह के जो श्रृंगार पर चीज़ें होती हैं उत्तेजित हो रही थी और भीतर जैसे देवता जाग गए थे और जैसे लग रहा था भीतर जैसे देवता जाग गए थे और मैं अंदर से बड़ी प्रसन्न थी। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेट कर उस बर्फीली जन्नत को जी भर सकूँ। जी मतलब हृदय, ख्वाहिश यही हुई, इच्छा यही है कि मैं भी इन बर्फों पर लेटूँ और लेट कर पूरी इस बर्फीली जो जन्नत है, जो स्वर्ग है, उसको मैं अपने हृदय में भर सकूं या महसूस कर सकूं। मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे जूते नहीं थे, लेकिन मेरे पास जो बर्फ पर पहनने वाले जो खास किस्म के जूते होते हैं, जो काफ़ी लंबे होते हैं, वह नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूँ, मैं किराया पर ले लूँ, पर कटाव यूथाम या झांगू कहते हैं, पर कटाव चाहे यूथाम कहें चाहे झांगू कहें, लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। और इस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, अर्थात दुकानें नहीं थी। दुकानों का क्या मतलब है, जैसे आप देखेंगे कि जो टूरिस्ट स्पॉट वाली जगह होती हैं, यहाँ सैलानी लोग आते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं और दुकानें उस तरह के सामान उपलब्ध कराती हैं जिस तरह के सामान की वहाँ आवश्यकता होती है। ये अपने सामान को किराए के रूप में देते हैं, जैसे बर्फों पहन के चलने वाले जोतू, गाउन, भोकू, इस तरह से बर्फों पर सरकने वाली गाड़ी, कुत्ते, ठीक इस तरह से लोग देते हैं और इस तरह की वहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं थी, भ्रमण स्थल नहीं था। इस कारण यहाँ झागू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर,
लेकिन यहाँ पर तो झाबू की तरह कोई दुकान भी नहीं थी। खैर छोड़िए इन सब बातों को। दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। दनादन फोटो खिंचाने के साथ साथ मैं उस सभी परिदृश्य को अपने भीतर खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, जिसे मैं महानगर के उस डार्क रूम में यानी अंधेरे वाले रूम में मैं फिर भी देख सकूं। संपूर्णता के उस क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे, और इस तरह संपूर्णतापूर्ण क्षणों में हम हिमशिखर मतलब हिम मतलब शिखर में ऊंचाइयों पर हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। मैं उसमें आध्यात्मिक अतीत मतलब पिछले जो अतीत होता है उस आध्यात्मिक अतीत की तरफ मैं बढ़ती चली जा रही थी, या इस तरह से आध्यात्मिकता की तरफ मैं पीछे की तरफ जा रही थी। शायद ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। ऐसे ही आत्म को विभोर कर देने वाली ऐसी दिव्यता किसके लिए कहा गया? उन पहाड़ों की वादियों के लिए कहा गया। इसी के बीच हमारे ऋषि मुनि रहे होंगे और वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, जीवन के जो वास्तविक सत्य हैं उनको खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, यह जो महामंत्र है इसको पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा ही बड़ा सा बड़ा अपराधी, और इस तरह से कहते हैं कि अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा ही बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। इस तरह से लोग भगवान बुद्ध की भी करुणा देखे होंगे, और भगवान बुद्ध की करुणा के माध्यम से इस संसार को लोग एक नई चेतना या एक नए अवतार के रूप में देखने का प्रयास किए होंगे। और तभी मेरे दिमाग में कौधा की मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था, शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। मिल्टन भी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा था, शैतान भी देख लेता है प्राकृतिक सुंदरता को तो ठहर सा जाता है, ठगा सा रह जाता है, दूसरे का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। और वह शैतान जो दूसरे का अमंगल अर्थात दूसरे को कष्ट देने वाला जो प्रवृत्ति का शैतान होता है, वह कुछ समय के लिए इन वादियों को देखने के बाद अपने रहस्य को, अपने जो विशेषता है उस विशेषता को भूल ही जाता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं, भूल ही जाता है। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। मैंने मणि से पूछा क्या आपने मिल्टन की कविता पढ़ी है। और इस तरह से मैंने मणि से पूछा क्या तूने मिल्टन की वो कविता पढ़ी है। पर मणि उस समय किसी दूसरे के सवाल में जूझ रही थी, लेकिन मणि मेरे प्रश्नों को सही से सुनी नहीं और न ही मेरे प्रश्नों का सही से उत्तर दे पाई। अर्थात ऐसा लगा कि मणि किसी दूसरे प्रश्न में खोई हुई थी या दूसरे के प्रश्नों के उत्तर वह देने में व्यस्त थी। तो इस तरह से वह प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए मधुर काकरिया यह बताने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता ऐसी एक मनमोहक छटा होती है कि व्यक्ति ही नहीं, शैतान भी उस प्राकृतिक सुंदरता को देख लेता है। तो जो उसकी जो विशेषता है कि लोगों को कष्ट देना, लोगों का शोषण करना, लोगों को बुराई करना, मतलब कि लोगों का बुरा करना, इस तरह से वह अभी कुछ क्षण के लिए अपनी विशेषताओं से मुकर जाता है, अर्थात भूल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कटाव में गिरते हुए बर्फ को देखने के बाद मधु काकरिया का जो हृदय जो परिवर्तन होता है वह काफ़ी देखने योग्य होता है। साथ ही साथ जो मणि है जो स्विट्जरलैंड की यात्रा करके आई हैं, वह भी इस बात का आभास कराती है कि जो कटाव है कि जो सुंदरता है वह स्विट्जरलैंड की भी सुंदरता से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है, इतनी ज़्यादा जिंदा बर्फबारी
नहीं होती है, इतने साफ सुथरे स्वच्छ आकार में बर्फबारी नहीं होती है। इस तरह से हमें यह पता चलता है कि कटाव स्विट्जरलैंड की भी बर्फबारी से काफ़ी बेहतर वहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ का दृश्य उसके अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है।